Hello students, today we are going to study business studies of class 12th, principles of management. Now all of you subscribe my channel to get latest video. Today topic is scientific techniques laid down by F.W. Taylor. There are some common techniques which are laid down by F.W. Taylor. First one is functional foremanship. But according to this, F.W. Taylor divides his organization into two parts. One is planning departments, as you seen over here, it's a planning department, and another is operational department. Here, he think कि planning departments is free from work. Means जो भी planning करनी होगी वो सिर्फ पूरी की पूरी वो एक प्लानिंग डिपार्टमेंट देखेगा, और जो वर्किंग मीन्स जो वर्क करना होगा कंपनी के अंदर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, दैट शुड बी डन बाय आवर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स. इससे क्या होता है बेटा, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं होता. प्लानिंग वाले अच्छे से इससे प्लानिंग करेंगे ताकि बढ़िया से काम हो सके, और ऑपरेशन वाले मीन्स जो वर्क को करेंगे प्रैक्टिकल वे में वो फ्री होंगे प्लानिंग से, उन्हें प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नाउ फिर अगेन बेटा प्लानिंग में है 4 बॉसेस या 4 पीपल्स. वन इज रूट क्लर्क. रूट क्लर्क विल सेट द सीक्वेंस ऑफ डूइंग द वर्क, यानी पहले कौन सा काम होना है, फिर कौन सा काम होना है, उसके बाद कौन सा काम होना है, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. नाउ सेकंड इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है बेटा, वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस बनाता है कि उन्हें कौन सा काम किस तरीके से करना है और किसको कौन सा काम दिया जाए. राइट. एंड नेक्स्ट इज अवर इंस्ट्रक्शन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में क्या होता है कि बेटा हर एक काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है. अब वो स्टैंडर्ड टाइमिंग फिक्स करता है हमारा जो इसका हेड होगा, मीन्स टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. और बेटा हर एक काम को जब किया जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग भी निकाली जाएगी. क्यों कि हमको पता है कि जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं उसमें कुछ पैसे खर्च होते हैं, तो वो भी एक पहले से ही बजटेड होता है, एक प्लान होता है. हमें उतने ही पैसे खर्च करने हैं उस चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो उसको हमें मार्केट में सेल कर प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट इज अवर डिसिप्लिनेरियन. डिसिप्लिनेरियन का बेटा काम क्या होता है, वो ये देखना होता है कि सारे लोग जो सीक्वेंस या जो तरीके से काम करने के लिए कहा गया था, क्या वो सारे लोग वैसे ही काम कर रहे हैं या नहीं. ये काम देखना या तय करना डिसिप्लिनेरियन का काम होता है. और अदर इज अवर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट. उसमें आता है पहला गैंग बॉस. बेटा गैंग बॉस का मतलब क्या होता है, लोग सोचते हैं ना कि गैंग होगा कोई, वैसा गैंग नहीं बेटा. ये यहाँ पे एक पोस्ट है गैंग बॉस. तो गैंग बॉस इज अ पर्सन who is responsible to arrange all materials, machines, tools, equipments, raw materials for the purpose of production of goods. ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन सभी रॉ मटेरियल्स को, उन चीज़ों को अरेंज करेगा. मीन्स जो भी चीज़ चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए उसको अरेंज करने का काम गैंग बॉस का होता है. फिर नेक्स्ट इज अवर स्पीड बॉस. स्पीड बॉस इज अ पर्सन हु assures that the work should be done on time. वह ऐसा व्यक्ति होता है जो एश्योरेंस देता है मैनेजमेंट को कि आपका काम, जो भी टास्क आपने दिया है वो सारा काम समय पे कंप्लीट हो जाएगा. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज अवर रिपेयर बॉस. बट रिपेयर बॉस में क्या होता है, आप सबको पता है कि मशीनें वर्क करती है तो मशीनों को ऑयलिंग ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है, या मशीन चलते चलते कहीं टूट फूट भी सकती है, तो उसको रिपेयर कराने की जिम्मेदारी होती है रिपेयर बॉस की. और नेक्स्ट एंड लास्ट इज अवर इंस्पेक्टर. हियर इंस्पेक्टर मीन्स इट इज़ अ पर्सन हु चेक द क्वालिटीज़ ऑफ गुड्स. वो गुड्स की क्वालिटी को चेक करता है कि हमें जो चीज़ें बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि बेटा वो चीज़ें मार्केट में जाएगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उससे हमारे कंपनी की रेपुटेशन पे असर पड़ता है. तो ये काम उसका होता है. नाउ बेटा नेक्स्ट इज अवर standardization and simplification of work.
हेयर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में ये सिग्निफिकेंस होता है बेटा कि जब भी हम किसी काम को करेंगे तो हमें अपने काम की एक स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करना है। यहाँ पर सिर्फ गुड्स की क्वालिटी की बात नहीं हो रही बेटा, जब हम रॉ मटेरियल लेंगे तो वो भी अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो हमको पता है कि जब भी हम किसी भी गुड्स को बनाएंगे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो हमको सिर्फ वहाँ से स्टार्टिंग करनी है कि मीन्स रॉ मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का हो, टूल्स अच्छी क्वालिटी का हो। तो जब ये सब चीज़ें अच्छी होंगी हमारी तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी। यानी कि हर एक कंपनी का एक अपना स्टैंडर्ड होता है कि हमको उस क्वालिटी से समझौता नहीं करना है, मीन्स ख़राब रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करना है। उसमें हमको देखना है कि हमारा कितना मिनिमम वेस्टेज हो और कितनी हमारी कम से कम कॉस्टिंग आए। बट बड़ी बड़ी कंपनीज नाइक, रीबॉक, ये सारे यही लोग काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। एक उनकी स्टैंडर्ड है कि हमको उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट इज़ अवर वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या होता है बेटा कि हमें काम जो करना है वो कैसे होता है। तो बेटा वर्क स्टडी में आती हैं 4 टाइप्स की स्टडी। एक है बेटा फैटिग स्टडी, नेक्स्ट इज़ अवर मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ये चारों स्टडी मिला के बनती है हमारी वर्क स्टडी कि हमें काम को कैसे करवाना है, लोगों से कैसे करना है वर्क को। तो बेटा इसमें पहला जो आता है आपका वो फैटिग स्टडी है। फैटिग मतलब होता है थकान। हम सबको पता है कि कोई भी इंसान बहुत देर तक कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकता है, इसलिए आपने देखा होगा कि कंपनीज़ में 6-6 घंटे या 8 घंटे की 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में काम, 2 शिफ्ट में काम चलता है। क्यों? क्योंकि पता है कि कोई आदमी लगातार बेटा बहुत देर तक काम नहीं कर पाएगा, वो थक जाएगा और थकान जब फील करेगा वो तो वो अपना 100% एफर्ट नहीं लगा सकता कंपनी में। इसलिए हमें क्या होता है, हमें उनको रेस्ट देना होता है। इसमें भी होती हैं चीज़ें कि हमें कितनी कितनी देर में रेस्ट देना है और पूरे काम के दौरान कितने रेस्ट देने हैं, और जो रेस्ट हो वो कितनी देर का हो, 10-10 मिनट का रेस्ट देना है कि 15 मिनट का रेस्ट देना है कि 20 मिनट्स का रेस्ट देना है एंड सो ऑन। ये होती है फैटिग स्टडी। क्योंकि व्हेन अ पर्सन टेक रेस्ट ही हिमसेल्फ और हरसेल्फ रिचार्ज। बट जब रिचार्ज हो जाता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो उस काम को फुल एफर्ट के साथ काम करता है और अपना 100% देता है वर्क के लिए। नेक्स्ट इज अवर मेंटल मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है कि काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इज इट क्लियर? तो बेटा हमें ऐसा तरीका देखना है, आसान तरीका देखना है कि जिससे सब लोग समझ सके, सारे वर्कर अच्छे से उसको कर सके। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ पाएंगे उतने लोग अपना अपना एफर्ट लगाएंगे काम करने में। सपोज 10 वर्कर है, 2 लोग 3 लोग समझ पा रहे हैं काम करने के लिए, बाकी 6-7 लोग को समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो कम लोग काम करेंगे तो आउटपुट भी कम प्रोड्यूस होगा। इसलिए हमें सिंपल और ऐसा तरीका लगाना है, मेथड लगाना है जो ईजी हो और सिंपल हो और सब लोग उसको समझ सके अच्छे से। क्योंकि जब सब लोग समझेंगे और सब लोग वर्क करेंगे तभी जा करके हम कंपनी में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बेटा मेथड स्टडी में ये भी है कि हमें कोई भी मेथड जो वो साइंटिफिक मेथड हो वही लगाना है, क्योंकि रूल ऑफ थंब ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे तो हम अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज अवर टाइम स्टडी। हेयर टाइम मीन्स द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कंप्लीट द वर्क। फॉर दैट वी हैव टू categorize our people also, efficient people, inefficient people, how much time is required, and always set the target for all the workers कि भाई तुम्हें इतना बनाना है, 10 पीस बनाना है तुमको एक दिन में, लाइक दिस। या फिर जो ट्रेंड हो, अनट्रेंड हो, मीन्स एफिशिएंट हो, अनएफिशिएंट वर्कर होते हैं उसके हिसाब से उनको काम देना है। मतलब इंसान की कैपेसिटी के हिसाब से काम देना है और हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्कर कितनी देर में वो काम को कर सकता है। ठीक है? और बेटा इसके लिए भी क्या होता है, जैसे कि हमें बनाना है 300 बनाना है कोई पीसेस। हमने सोचा कि एक महीने बनाना है, एक महीने में 30 डेज़ हैं, हमने डिवाइड कर दिया 30 से 300 को, तो आया 10 पीस पर डे बनाना है हमको। लेकिन आपने संडे को काउंट नहीं किया, पब्लिक हॉलीडे को काउंट नहीं किया। इसलिए बेटा हमें एक्चुअल टाइमिंग देखना होता है और उसके हिसाब से हम निकालते हैं कि हमें पर डे कितना बनाना है और फिर कितने हमारे पास वर्कर हैं, तो उन वर्कर को हम दे देते हैं डेली का टारगेट कि तुम्हें इतना वर्क करना है, ताकि हमारी कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जितना भी प्रोडक्शन करना है हमको, वो हम टाइम पे कर पाएँ। और बेटा लास्ट हमारा है
मोशन स्टडी। मोशन में क्या होता है बेटा कि हम अपने रॉ मटेरियल्स और टूल्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रखें ताकि जो भी वर्कर्स हों उनका जो भी टाइम हो, उनका जो भी मूवमेंट हो वो यूज़फुल हो, वेस्ट ना हो। वरना वर्कर आया, अरे अभी तो रॉ मटेरियल नहीं निकला, फिर उसको टूल्स चाहिए तो बेचारा टूल्स ढूंढ रहा है पूरे वर्कशॉप पे, उसको टूल्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसका बेटा जो भी मूवमेंट होगा वो होगा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो हमें हर चीज़ों को अरेंज करके ऐसे रखना होता है कि हमारे वर्कर का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और उसका जो भी मूवमेंट हो वो प्रोडक्टिव मूवमेंट हो, यानी जो भी करे उससे कुछ ना कुछ कंपनी को हासिल हो, प्रोडक्शन हो उससे। और नेक्स्ट इज अवर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बेटा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर का कहना ये है कि जो व्यक्ति जितना अधिक काम करेगा उसको उतनी अधिक सैलरी मिलेगी या उसको उतना अधिक पैसा मिलेगा। जैसा कि आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि हमने रखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 पीसेस, मीन्स हर एक व्यक्ति को 10 पीस प्रोडक्शन करना है और अगर वो 10 पीस करता है प्रोड्यूस तो उसको हम देंगे एट द रेट 20 रुपीज़ पर पीस। यानी कि अगर वो 10 पीस बनाता है तो उसको 10 पीस का 20 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिलेगी सैलरी। और अगर बेटा वही वो 10 से कम बनाता है, सपोज लेस देन 10, तो उसको मिलेगा एट द रेट 15 रुपीज़ पर पीस। और अगर वही वो 10 से बनाता है अधिक, मोर देन 10 पीसेस पर डे का करता है प्रोडक्शन, तो उसको मिलेंगे एट द रेट 25 पर पीस। मतलब कि ज़्यादा काम करने वाले को मिलना चाहिए ज़्यादा पैसा और कम काम करने वाले को मिलना चाहिए कम पैसा। इससे क्या होता है कि हर इंसान अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी को शो करेगा और कोई भी व्यक्ति स्टैंडर्ड से बिलो प्रोडक्शन नहीं करेगा। और इससे करने से ये होता है कि कंपनी को भी आसानी से जो टारगेट उसने सेट करके रखा होता है प्रोडक्शन करने का, वो बेटा टाइमली प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें उसको दिक्कत नहीं आती है। और वह नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या है बेटा कि हम सब जानते हैं कि वर्कर और मैनेजमेंट दो लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बेटा हमेशा वर्कर को ये लगता है कि मैनेजमेंट जो भी नए नए रूल्स बना रहा है वो हमारे प्रॉब्लम के लिए बना रहा है, इससे हमें दिक्कत होगी, इससे हमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा मैनेजमेंट जो भी कर रहा है, कुछ नई चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए भी होगा और ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए भी है। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते, उन्हें लगता है कि नहीं ये कुछ भी नई चीज़ बना रहे हैं, सिर्फ इसमें इनका बेनिफिट होगा, हमें दिक्कत होगी। और वर्कर को ये भी लगता है कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलने वाला, हम लोग ही तो इतना सारा काम करते हैं जिससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। और मैनेजमेंट सोचता है हमेशा कि वर्कर कुछ नहीं करता है, ना वर्कर कुछ करना चाहता है, हमेशा बस वो हर काम को ना करने को कोई बहाना बताता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इन दोनों की मेंटालिटी को चेंज करना है, हमको समझाना है, बताना है कि जो भी चेंजेस या जो भी चीज़ें बनती हैं वो दोनों के बेटरमेंट के लिए हैं और दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का ही काम एक दूसरे के बिना नहीं चलने वाला है। और वर्कर को कभी कभी ये भी लगता है कि हमसे काम ज़्यादा लिया जाता है, हमें सैलरी कम दी जाती है। और वर्कर को भी लगता है कि अरे ये लोग तो हमेशा देखो सैलरी इंक्रीमेंट करने के लिए बोलते हैं, काम नहीं करते हैं कुछ। तो बट ऐसा नहीं होता है, हर इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। वर्कर काम नहीं करेगा तो कंपनी नहीं चल पाएगी और मैनेजमेंट अगर उनको मैनेजमेंट जो बिजनेस कर रहा है अगर वो वर्कर को अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगा तो उन्हें भी जॉब नहीं मिल पाएगी। या ये कह लीजिए कि both are complementary to each other. Now the topic is over.